नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अब जैसे ही मैं नमस्कार, जोहार और अस्सलाम वालेकुम तीनों साथ बोलता हूं, तो क्या मैं किसी धर्म विशेष का पक्षधर हो जाता हूं? नहीं, इसलिए ये बात कही जा रही है क्योंकि झारखंड में फिलहाल चर्चा हिजाब पर चल रही है। हिजाब पर चर्चा से पहले मैं चाहता हूं आपको पूरा जो मसला है वो कम शब्दों में बता दिया जाए। भाई बिहार में पटना में नियुक्ति मट रही थी। एक खातून है नुसरत परवीन। नुसरत परवीन जो डॉक्टर हैं वो नियुक्ति पत्र लेने गई। नीतीश कुमार ने मंच से ही उनका जो हिजाब है वो नीचे खींच दिया। संभवतः नीतीश कुमार का इंटेंशन ये रहा होगा कि अंदर में नुसरत परवीन है कि नुसरत फतेह अली खान है, भाई ये वो जांच करना चाहते थे। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब कहानी उसके बाद शुरू होती। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हिजाब खींचा वो बिल्कुल गलत था, निस्संदेह गलत था। बहरहाल इरफान अंसारी जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वो सोशल मीडिया पर घोषणा करते हैं कि भाई जिस नुसरत परवीन का जो इज्जत से खिलवाड़ नीतीश कुमार ने हिजाब खींच करके किया है, तो झारखंड सरकार उनके लिए पूरी एकदम मुकम्मल इज्जत की व्यवस्था करेगी। कैसे? 3 लाख रुपए महीना सैलरी उनकी मुकम्मल की गई। जहां वो चाहे वहां उनको जहां वो चाहे वहां उनको पोस्टिंग दी जाएगी। मतलब सारी व्यवस्था उनको दी जाएगी। ये इरफान अंसारी की तरफ से सोशल मीडिया पर घोषणा की गई। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इरफान अंसारी पर निशाना साधा जाने लगा कि मतलब तुष्टीकरण की इंतहा कर दिया। और इसी कड़ी में राफिया नाज ने आज जो बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनाएंगे उससे पहले हम चाहते हैं कि हम आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं। जमशेदपुर में कुछ लोगों ने, जो कुछ खातून है, उन खातूनों ने प्रदर्शन किया है जमशेदपुर में। और क्यों किया कि नीतीश कुमार ने जो हिसाब हटाया है तो वो बिल्कुल गलत तरीके से हटाया है, तो इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो जमशेदपुर की ये खातून क्या कुछ कह रही है, एक बार आपको हम पहले वो सुना देते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही है। अगर मुझे इस ड्रेस में पढ़ना अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। पर्दा एक ऐसी चीज है जो हिंदू कल्चर में भी बहुत फॉलो किया जाता है। हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि जब रानियां घर से बाहर निकलती थी तो उनको डोली में प्रॉपर लेकर के जाया जाता था। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो पर्दा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे धर्म का फरीजा है। अगर हम इस पर अमल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हमारे हिजाबात पे सवाल उठे और हमसे ये कहा जाए कि तुम हिजाब उतारो तब तुम्हें क्लास करना अलाउड किया जाएगा या तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। अगर मेरी पढ़ाई को ये समझ करके कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो हरगिज नहीं। बस मुझे ये कहना है कि जो बार बार हमारे पर्दे पर सवाल किया जा रहा है उसे बंद करें, और ऐसा बंद करें कि मुसलमान कौम की औरतों को बाइज्जत पर्दे से हर जगह पढ़ने की इजाजत मिले, हर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में पढ़ने की इजाजत मिले। हाल ही में जो हमारी मासूम बच्ची के साथ जो एक डॉक्टर है, जो इज्जत से वो स्टेज पर अपना सम्मान लेने जा रही थी और बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी ने उनके साथ अपमान किया, उनके हिजाब को अपने हाथों से हटाया और बल्कि उनके पूरे कमेटी के लोगों ने किया, ये बहुत अच्छा किया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये पर्दा उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल होता है कि वो अपने जो है लिबास का और अपने जिस्म का वो हिफाजत करती है। ठीक है, इसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उससे छेड़छाड़ करे। अगर इस तरह के अल्फाज हम लोग किसी के बारे में बोले तो आज हिंदुस्तान में आग लग सकती थी। मगर आज हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस्लाम हमें ये सीख देता है कि हम किसी भी झगड़े लड़ाई से या खून खराबा से काम खराब नहीं करना चाहते, बल्कि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है और हिंदुस्तान में रहकर हम एक बनकर रहना चाहते हैं। एक ताकत होनी चाहिए कि अगर किसी हिंदू के साथ भी गलत हो तो हम उसके लिए भी आवाज उठाएं, अगर किसी सिख के साथ भी गलत हो तो हम उसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में एक साथ मिलकर रहते हैं। और सरकार को खुसूसियत के साथ तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छी सोसाइटी में जहां पर गरीब जिनको भूख से मर रहे हैं, कंबल नहीं है, जिनको घर नहीं है, उसके तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो सरकार हमेशा हमें उलझाते रहती है, कभी तलाक के नाम पर, कभी पर्दे के नाम पर, कभी लिबास के नाम पर, ताकि हम उलझे रहें और वो अपने मनमानी करते रहें। तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं रुकेगा तो हिंदुस्तान की सारी औरतें सड़क पर आएंगी और औरत अगर अब ठान लेती कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए और नीतीश कुमार माफी मांगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माफी मांगना। माफी मांगने से इंसान नहीं सुधर जाता, वो अमल करके दिखाएं कि वो हमारा सपोर्ट करते। वो सीएम है, वो
हम नहीं चाहते कि हम उनका अपमान करें, मगर वो हमारा अपमान करते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं पूरे देश के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे हम बहुत अदब के साथ ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो औरतों की इज्जत करें, औरतों को सम्मान दे, वो चाहे वो किसी धर्म की हो। सुन लिया, उन्होंने कहा कि भाई हम उस शिक्षा व्यवस्था को लात मारते हैं जिस शिक्षा व्यवस्था में हमें हिजाब की परमिशन नहीं मिलती है। हिंदू रानियां हुआ करती थी, वो भी घूंघटा लगाती थी। उन्होंने उससे उदाहरण से अपनी जो हिजाब को है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है। अब हम आपको बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय लेकर के चलते हैं। राफिया नाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुन लीजिए। दिन ब दिन किस तरीके से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर के गंभीर होते जा रही है, सेवा और नियमों की धज्जियां उड़ते जा रही है झारखंड में। और इस धज्जियां उड़ने के साथ साथ जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी है, उन्होंने पद, नियम और संविधान को ताक पे रख करके रील बनाने में अपनी व्यस्तता को कंटिन्यू करके रखा है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो दिन ब दिन दर्द से बदतर होते जा रही है। बद से बदतर होने के पीछे के कारण है यहाँ के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो अपनी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चाहे गड्ढे में क्यों ना चली जाए, इरफान अंसारी जी को कोई परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है सिर्फ और सिर्फ बयान देने की, वो भी ऐसे बयान देने की जो बयान झारखंड के नियमों को, कानूनों को, सभी को ताक पर रख देती। इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी के पद को भी ताक में रखने वाले बयान से वो पीछे नहीं हटते। तभी वो बिहार की एक बेटी जो कि आयुष की डॉक्टर है, उन्हें 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग, इसके साथ साथ सुरक्षा देने की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम आप क्यों करते हैं, और दिग्भ्रमित करने का अधिकार आपको मंत्री जी किसने दिया है कि आप इस तरीके का बयान करते हैं कि एक बेटी को आप 3 लाख रुपए मनचाही पोस्टिंग और साथ ही साथ उनसे सुरक्षा व्यवस्था देंगे। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी से आता हो, कोई भी मंत्री के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को मनचाही पोस्टिंग, उसे नौकरी और उसे सुरक्षा उस पोस्ट के हिसाब से दे सके। एक जॉब का एक प्रॉपर चैनल होता है, उस चैनल के माध्यम से चल करके आके किसी को भी नौकरी और किसी को भी पोस्टिंग मिलती है। तो माननीय मंत्री जी, आप जिस तरीके से पद की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि कानून सबसे बड़ा है? आप जिस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पद से परे जाकर के आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये आईपीसी की धारा का उल्लंघन है। और इस उल्लंघन के कारण किसी भी मंत्री को जेल, सजा और जुर्माना तीनों हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, तो फिर आप नौकरी उनको क्यों नहीं देते? जो उत्पाद सिपाही की दौड़ में आपके स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उन बच्चों की मृत्यु हो गई, आप उन्हें नौकरी, उनके परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं देते? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े घोषणाएं किए थे कि मैं अपने तनख्वाह का हिस्सा उन उत्पाद सिपाही के परिवार को दूंगा। तो आपने कितने उत्पाद सिपाही के परिवार को उन तनख्वाह का हिस्सा दिया? आप जरा स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म में जारी करें। इसके साथ ही साथ रूबिका पहाड़िया की जो निर्मम हत्या कर दी गई, आप कितने बार बेटी के घर में जा गए और कितनी बार आप उस बेटी को, उसके परिवार वाले को सहायता किए? आप मुझे ये बताइए कि रिम्स और सदर जैसे अस्पताल में जब रेप जैसी घटनाएं हो जाती है, एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, तो माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, आप मुझे बताइए कि आप एक बेटी को हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर कितनी सुरक्षा दे देते हैं? आप मुझे ये बताइए माननीय इरफान अंसारी जी कि जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती जा रही है, आप बताइए कि आप इस स्वास्थ्य व्यवस्था पे कितने ध्यान दे रहे हैं? आपका ध्यान है? नहीं, आपका ध्यान है सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में, लोगों को दिग्भ्रमित करने में और सिर्फ झूठी वाहवाही बटोरने में। आपको झारखंड की बुनियादी समस्या दिखती नहीं है। सुन लिया, ठीक है रंजीत। हिजाब मतलब
एक एक लॉजिकल चीज है यूनिफॉर्म जो कहते हैं। यूनिफॉर्म होता है, मतलब यूनिफॉर्म के पीछे का मकसद ये कहा जाता था कि जब कोई स्कूल में या कॉलेज में कोई जाए तो यूनिफॉर्म इसलिए पहनाया जाता है कि वो अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके बीच में कोई अंतर नहीं हो, वो यूनिफॉर्म एक जैसा दिखे। लेकिन अब मतलब ये परंपरा आ गई है कि कोई हिजाब पहनेगा, कोई चोटी रखेगा, कोई कड़ा पहनेगा। हमारे समय में हमें याद है, मुझे मेरी पर्सनली मैं बात बताऊं, मैं स्कूल गया था तो तिलक लगाए हुए था, तो टीचर ने कहा था ये आज तो आपने लगा लिया, आज के बाद, जबकि मेरा स्कूल हिंदू स्कूल था, वैदिक स्कूल था, लेकिन ये तिलक उन्होंने कहा कि ये स्कूल में नहीं लगाना, आपको क्लास में नहीं लगाना, आप तिलक लगाता है आप लगाइए, लेकिन बाहर उसको हटा दीजिए। इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी, ईसाई बच्चे भी हैं, तो सब एक जैसे होने चाहिए। और उस समय इसको लेकर के कोई विरोध नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब छात्रों की जिक्र है कि हम तो स्कूल कॉलेज में भी हिजाब पहनेंगे। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। ये तो लग रहा है कि देश जो है हम लोग का पीछे जा रहा है, और पीछे जा रहा है तो इसमें कई लोगों का योगदान है, जिसमें हमारे जो माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी हैं उनका भी काफी योगदान है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार हटाया तो चलो वो तो गलत ही है, तरीका है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने भी जिस प्रकार घोषणा कर वो भी गलत है कि हम इतना इतना देंगे, क्या उनके बस का बात है? क्या ये राजतंत्र चल रहा है क्या कि आप किसी को भी कुछ भी घोषणा कर दीजिएगा? अगर आपको इतना खराब लगा है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो नुसरत परवीन, तो उसके लिए आप कर सकते थे कि अपना जामताड़ा सीट से इस्तीफा दे देते। बस आप लड़िए यहाँ से, आप नुसरत परवीन हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, मेरे जगह नुसरत परवीन, हम खुद डॉक्टर है, मंत्री बने तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो भी डॉक्टर ही है, तो आ जाएगी, वो मंत्री बने, तो एक बराबर होता कि चलो ये उनके हाथ में था, खुद इस्तीफा देके चुनाव लड़वाना, सही बात, हाँ, या उनको मंत्री पद ऑफर करना, ये उनके हाथ में था। लेकिन नौकरी देना उनके हाथ में है क्या? नहीं। और नौकरी क्या किसके जगह दी? झारखंड में पहले से इतने बेरोजगार हैं, किसी बेरोजगार युवा के बदले दूसरे को नौकरी दे दीजिएगा बिहार से लाके, हाँ, आप विधायक मंत्री बनवा देते अपने जगह से। और दूसरा बात, ये हिजाब जो प्रकरण चल रहा है तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण, काफी मुझे लग रहा है कि 1 दशक पहले का बात होगा जब जेवियर कॉलेज में इस तरह की घटना घटी थी इंटरसेक्शन में, शायद मुझे जो थोड़ा अभी याद है कि फादर एफ्रेम बा वाइस प्रिंसिपल थे शायद, तो एग्जाम के समय उन्होंने देखना चाहा कि कौन एग्जाम दे रहा है, आखिर टीचर है तो देखिए, अब कोई कहे कि हम हिजाब पहन के जाएंगे, हिजाब का जीत करेगा, तो क्या दूसरे के बदले तो कोई दूसरा एग्जाम दे देगा? हाँ, ये सब तो प्रक्रिया। तो उन्होंने देखा तो उस समय भी काफी विरोध हुआ था, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो पुरलिया रोड में जो मिशनरीज के स्कूल कॉलेज में है, उसमें कितने मुस्लिम समाज के जो है समाज के पढ़ते हैं, और हमेशा टॉपर्स भी रहते हैं मैट्रिक या इंटर के परीक्षा में। हाँ, तो उस समय काफी हंगामा हुआ था। ले देखिए, जो बाद में समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया था। और हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश शुरू से चल रहा है, और काफी उदारवादी लोग हैं। अब कितना, अब मुझे लग रहा है कि 50 साल पहले का ये गाना है, हाँ, कि जो मोहम्मद रफी ने गाया, जो लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी ने, कि रुख से जरा नकाब हटा दे मेरे हुजूर, हाँ, कोई विरोध तो नहीं हुआ, लोग अभी भी आराम से सुनते हैं। लेकिन ये कट्टरता कहाँ से आ रहा है? और राहुल गांधी यह बात हमेशा कहते हैं, अगर राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर बीजेपी अगर धार्मिक मुद्दे की ओर जाती है तो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि नहीं, हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब वगैरह पे हम लोग को बात करना है। लेकिन उनका बात जमीन पे लगता है कि कांग्रेस के ही जो लोग हैं वो उतारना नहीं चाहते, और इस तरह के मसले पर हाँ वो पड़ जाते हैं। जैसे जिस प्रकार का ये मामला है, तो फिर बीजेपी तो चाह रही है कि आप इस तरह के मामले उठाएं, और हो सकता है कि जामताड़ा सीट पे आपको पर्टिकुलर इस तरह की बात करने से फायदा हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह के मुद्दे उठाने से नुकसान ही है, और देश को भी नुकसान है, देश को भी उदारवादी होना चाहिए। नहीं, उदारवादी तो देखिए, उदारवादी तो चलती है। जैसे हमारे सिख भाई हैं तो पग पहन के जाते हैं, तो पग पहनना उनके धर्म का वो है, जो है वो नियम है, कानून है, तो उसको इजाजत है वहां पर, वो हमारे सिख भाइयों को इजाजत है। लेकिन उस पग से किसी की पहचान नहीं छिपती है। हाँ। अब आज हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो कह रही है कि भाई हम लात मारते हैं शिक्षा व्यवस्था को, जो हमें हिजाब पहनने की इजाजत, तो कल को फिर हमारे हिंदू जो बहनें हैं वो कहेंगे कि नहीं हम तो घूंघट लगा करके और उसके बाद फिर हम परीक्षा देंगे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हिंदू बहनें हमारे कहेंगे। फिर भी 1 मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं, क्योंकि आप सिंपल आप कॉलेज चले जाइए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, मुझे उस पर भी ऐतराज है। ऐतराज किस पर है?
आप जाएंगे जब कॉलेज तो आप देखेंगे कई कॉलेजों के बाहर मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा, ये बड़ी सी चोटी रखी हुई और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखा हुआ है, वो बड़ी सी बड़ा सा टीका रखा हुआ। तो आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं, तो छात्र को सिर्फ छात्र होना चाहिए। वो हिंदू छात्र, मुस्लिम छात्र, सिख छात्र, ईसाई छात्र नहीं होता है, वो छात्र होता है। विद्यार्थी पंच लक्षणम होना चाहिए कि भाई काक चेष्टा बकोदयानम स्वाम निद्रा, वो बस इतना। उसका यह नहीं है कि बड़ी छोटी, बड़ी दाढ़ी, बड़ा टीका। आप मतलब नहीं, आप सिर्फ छात्र, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किसी आचार्य के यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप किसी आश्रम में नहीं, आप स्कूल में। तो वहां का जो यूनिफॉर्म कोड है, अगर बुर्का गलत है, बुर्का गलत है, हम मान रहे हैं कि भाई वो हिजाब अगर स्कूल कॉलेज में उसका डिमांड किया जा रहा है, प्रोफेशनल, आप घर पर रहिए ना, आप बाजार घूमने जा रही हैं, आप वहां पर हिजाब पहनिए। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल जगह पर आ रही हैं, आप स्कूल में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, तो वहां पर हिजाब की नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे वहां पर वो चोटी, वो दाढ़ी, वो नहीं, एक प्रॉपर ड्रेस कॉलम होना चाहिए और उस ड्रेस कॉलम को ही फॉलो किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखिए अधिकांश लोग उस चीज को नहीं मानते, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत जो ये मानते हैं कि हमको ये करेंगे, हम ये पहनेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन चूंकि उन लोगों की आवाज जो है ज्यादा लाउडली आती है, तो लोग को लगता है कि पूरा समाज जो है उसी पक्ष में चला जा रहा है। लेकिन अभी भी देखिएगा तो स्कूल कॉलेज में तमाम धर्म जाति समाज के लोग जो है जाते हैं और स्कूल का जो नियम है उसको भी पालन करते हैं। और जहां तक है कि मुझे आजादी है कि कौन सा कपड़ा पहनना है, नहीं पहनना है, तो आपको आजादी है अपने घर में जो पहनना है हाँ, घर में पहनिए, जैसे रहना रहे, जो करना कीजिए। लेकिन जब सार्वजनिक स्थान पे जाइएगा तो एक जो नियम होता है सबको पालन करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरा तो है कि मैं हमेशा ढक के ही रहूंगा अपना चेहरा, हाँ मैं दिखाऊंगा नहीं, तो अभी जिस तरह का समाज है जो अभी चल रहा है, तो हम भी तो मार्केट, हम लोग को भी तो है कि पता नहीं कौन मेरे बगल में है, कौन क्या कर रहा है, हाँ, तो ये जानने का हम लोग को भी तो अधिकार है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के एक नई बहस यहाँ पर से जिंदा हो चुकी है। हम पता है कमेंट्स में आप बोलिएगा, हमारे कुछ जो मुस्लिम भाई हम कमेंट करते हैं, करें यार शिक्षा रोजगार पर चर्चा की जगह आप लोग किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी तो चर्चा किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि सारी चीजें जो है वो मतलब किसी खास एक विशेष को खुश करने के लिए भी तो नहीं हो सकती ना भाई। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए नियम एक ही होना चाहिए। रेस के लिए जैसे नियम एक होता है, तो सबके लिए नियम एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए नियम अलग और किसी के लिए नियम अलग है, ये नहीं। लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नेताओं की बातों पर आप बहकावे मत आइए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए नेता जो है वोट बैंक के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं, और जो जिम्मेवारी जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री की है, तो उनको भी उस पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल है, कितना खस्ता हाल है, लोग यहाँ से ट्रेन में भर भर के जाते हैं बाहर इलाज कराने के लिए, सभी धर्म के लोग जाते हैं। ट्रेन में जाइए, धनबाद एलएपी में हटिया बेलोर जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग वहाँ इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेवार जो पद पे जो लोग बैठे हुए हैं, अपने जिम्मेवारी को भूलकर इस तरह की बातों को ज्यादा हवा देते हैं, और अपने जो काम उनको करना चाहिए उसको वो कर नहीं पाते। बिल्कुल। तो अपने धर्म के मार्ग पर चलना अच्छा है, लेकिन किसी भी धर्म का अंधभक्त बन जाना, मतलब बिल्कुल धर्म के आगे और कुछ नहीं, तो यहाँ पर चीजें गड़बड़ा जाती हैं। चाहे किधर भी आ जाइए, अंधभक्त हर तरफ होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में या सिख धर्म में, मुस्लिम में, इस्लाम में ही अंधभक्त होते हैं। अंधभक्त हर धर्म में होता है। जो धर्म के आगे नहीं देख पाए वो अंधभक्त होता है। जो सवाल करने की क्षमता खो दे वो अंधभक्त होता है। सिंपल सी चीज। अंधभक्त मत बनिए, जागरूक बनिए। अपने धर्म से भी सवाल पूछिए कि ये क्यों, मतलब बिल्कुल ऐसा ही क्यों कि ये ऐसा ही है। उसमें भी तो गुंजाइशें बनती है। नियम कानून सब हम ही लोगों ने बनाया है, इंसानों ने ही बनाया है। कुल मिलाकर के बात ऐसी है। अब ये सब मत बताइए कि नियम कानून ऊपर से बना करके आए, ये सब दकिया नुक्सी बातों के लिए अब यहाँ पर जगह बचती नहीं। नमस्कार, जोहार।